नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दून और आसपास के मरीजों को बड़ी राहत की सौगात मिल रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण कर दिया है। 7 साल से बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा हो। जहाँ बच्चों के लिए निक्कू बेड, टिक्कू बेड, डॉक्टर की हत्या कर यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेटवाड़ तक कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई कमी। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है। लगभग 800 ज्यादा एएनएम की भर्ती करनी जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे और साथ में आशा संगिनी ऐप का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। और इस ऐप के माध्यम से अभी होगा कि अब आशा दीदियों का जो वेतन है वो सीधे उनके खाते में आएगा, जो उनके काम है। ओटी ब्लॉक के लोकार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशा संगिनी ऐप का भी लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप जो है, इसमें हर आशा का जो एक्टिविटीज है वो मैप्ड है और हर आशा क्या क्या कार्रवाई कर रही है, जो टारगेट्स उसको दिए जा रहे हैं उसके अंतर्गत वो कार्रवाई कर रही है, नहीं कर पा रही है। ये कंप्लीट मॉनिटरिंग, एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। वहीं किरण हत्याकांड में आरोपियों को जमानत मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस के एक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। इस मौके पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से आरोपियों को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रदेश में हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पहल करनी चाहिए थी। ये बहुत ही गंभीरतम, अत्यधिक दुखद ऐसे विभत्स हत्याकांड है जिससे पूरी मानवता किरण नेगी के साथ जो कुछ हुआ वो इतना दर्दनाक, इतना विभत्स, इतना हृदय विदारक है कि पत्थर भी उससे पसंद करते। एक लड़की का 3 लोग अपहरण करते हैं, वो अपने माँ बाप, भाई, छोटे भाइयों को पालने के लिए नौकरी करने जाती थी, उसका अपहरण होता है। 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है, फिर उसकी आंखें खोलने के लिए तेजाब डाला जाता है और फिर उसके गुप्तांगों में जो है कांच पूछा जाता है। कितने दर्दनाक मौत उस लड़की को दी गई। हम न्याय की गरिमा, हम सबको उसको हम प्रणाम करते हैं। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उस आत्मा से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात से बहुत गम जता है, शर्मिंदा है कि हमारे कातिल जिंदा है। और हम लोगों को यही डर, अब एक और बेटी और कुछ और बेटियां जो बलात्कार की शिकार, अंकिता भंडारी, जिसमें साक्षी मिटे हैं, बहुत सशक्त लोग हैं, जिसमें आज भी एक सवाल लोगों के दिल में तैर रहा है, जिस वीआईपी के लिए उस लड़की की हत्या हुई वो कौन सा वीआईपी है। बहुत सारी बातें, तो इससे हमारे कुछ बहनों ने ये तय किया कि वो जो
है किरण की आत्मा की के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई न्याय का कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उसके हत्यारों को दंड मिले। आखिर किरण नेगी के साथ अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ उसकी हत्या हुई, निर्मम तरीके से हत्या हुई, तो कोई तो हत्यारा है, कोई तो हत्यारा है किरण नेगी, कोई तो हत्यारा है। ये सवाल आज पूरी मानवता पूछ रही। उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 7 नवंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में हुआ था, जहां बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पर भारत जोड़ने से पहले पार्टी को जोड़ने की बात कहकर तंज कसा जा रहा था। वहीं कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार इस यात्रा से पूरी तरह से घबरा चुकी है, इसलिए ऐसे बेतुके बयान बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का जो उत्तराखंड के अंदर जो हालत है, मुझे लगता है पहले उन्हें भारत जोड़ने के बजाय कांग्रेस जोड़ने का यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। जिस तरह से उनके प्रदेश प्रभारी के बयान हैं, जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान हैं, जिस तरह से उनके नेता हरीश रावत के बयान हैं, वो दर्शाता है कि वो अपने आप में ही नहीं जुड़े हुए हैं, तो देश को क्या जोड़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भारत ने गौरव प्राप्त किया है विश्व के अंदर, वो सबके सामने, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जनता कह रही है, आम जनता कह रही है। और आज पूरा विश्व मान रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है और आज देश प्रगति की राह पर अग्रसर है। उनको, मुझे लगता है कांग्रेस को ईर्ष्या हो गई है नरेंद्र भाई मोदी से, इसलिए ईर्ष्या के कारण ऐसा कह रहे हैं। सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा पर हमला कर रहे हैं, तो आप इससे लगा सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा का तीर अपनी जगह पर लग रहा है। आज जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में सफल हो रही है। और जो जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, जो महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, ये सारे मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रही है। इसी से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में नैनीताल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देशों पर आगे की रणनीति बनाई गई है। इस दौरान तय किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर के बीच, आपको बता दें कि प्रत्येक कांग्रेसी यात्रा में शामिल होगा। विशेष आभार हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हमें करना चाहिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने आते ही ये निर्णय लिया है कि ब्लॉक स्तर पर जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा 14 तारीख, क्योंकि नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से शुरू होकर 19 तारीख तक लगातार ये यात्रा ब्लॉक स्तर पर हर विधानसभा में, तो बहुत अच्छा निर्णय है। और अवश्य इससे कांग्रेस को पुनर्जीवित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर और साथ ही साथ समाज में संदेश एक जुड़ाव का लेकर कांग्रेस के लोग निकलेंगे और यही हमेशा हमारा संदेश रहा है, भविष्य में भी। हल्द्वानी में किस तरह की रूपरेखा रहेगी, इसे क्या कब निकाली जाएगी? नहीं, हल्द्वानी में अभी बस वो तारीख तय हो रही है, तो 14 से 19 के बीच में निकाली जाएगी और 3 ब्लॉक है, तो 3 यात्राएं अभी प्रस्तावित है हल्द्वानी की। बाकी अभी थोड़े और निर्णय लिए जाएंगे कि एक ही यात्रा निकले या 3 यात्रा। खिलाफ बात करें, हिमाचल प्रदेश में चुनाव में है, उसमें आप प्रचार के तौर पर गए भी थे, कैसा माहौल वहाँ देख रहे हैं और क्या लग रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में? जी, मैं कांगड़ा जिला गया था जहाँ पे 15 सीटें हैं। मेरा ये मानना है, जो हम वहाँ पे घूमे हैं, कि 15 में से 10 सीटें कांग्रेस वहाँ जीते और मेरे हिसाब से 40 से ऊपर सीटें लेकर सरकार वहाँ पे बनाने वाली जी। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वहाँ समन्वय, जो वहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी हो, और चाहे वहाँ पे हमारे सुखो साहब हो, चाहे अग्निहोत्री जी हो, चाहे माननीय अध्यक्ष हमारी प्रतिभा सिंह जी हो, उनके बीच में समन्वय अच्छा। तो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और अवश्य मुझे ऐसा लगता है कि प्रसार बहुत। देहरादून में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे ने राजनीति रंग ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस में छात्र राजनीति को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में
पिछले एक सप्ताह से अनशन पर बैठे संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के 2 छात्र नेता अलग अलग मोबाइल टावरों पर चढ़ गए तो एकाएक राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने मामले पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों की मांग उचित है, सरकार पिछले 2 महीने से केवल आश्वासन ही दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सरकार इसी महीने छात्र संघ चुनाव संपन्न करवाएगी। देखिए, पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे जितने भी छात्र नेता पूरे राज्य भर के आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो उनको शिक्षण संस्थानों में जो उनको ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए थे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव करा दिया, आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव आपने करा दिए, आपने नगर निकाय के चुनाव करा दिए, तो छात्र संघ का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसके लिए छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? ये छात्रों का अपना अधिकार है, मूल अधिकार है। तो सरकार को चाहिए कि अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेकर छात्र संघ के चुनाव कराएं और जो छात्रों का जो आंदोलन है उसको स्थगित कराकर और जो चुनकर छात्र नेता आए और उनके लिए नीति बनाएं कि भाई क्या कहते हैं कि आगे छात्र संघ में क्या क्या आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हैं। तो कांग्रेस ने तो पहले भी इस बारे में धरना दिया था कि आप राज्य के अंदर छात्र संघ का चुनाव कराएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि वो चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए छात्रों के साथ इस प्रकार भेदपूर्ण नीति अपना रही है। तो कांग्रेस की मांग है कि अतिशीघ्र राज्य के अंदर। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव होने चाहिए, छात्र हित की बात है और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार का कोई संज्ञान इस विषय में होगा तो सरकार भी संज्ञान लेगी। सरकार की व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कहीं भी इस तरीके का विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करेंगे। हरिद्वार में श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में संतों के 2 गुटों में टकराव देखने को मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई संतों को उठाकर पुलिस थाने में ले गई। बताया जा रहा है कि ये बवाल अखाड़े में वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चल रहे घमासान की वजह से हुआ है। बीते गुरुवार को पंजाब से बड़ी संख्या में संत हरिद्वार से श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल पहुंचे थे, जिसको लेकर अखाड़े में मौजूद साधुओं ने विरोध जताया। अखाड़े का विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पंजाब के संतों के पहुंचने से ये मामला फिर से गर्मा गया। इससे पहले जुलाई में पंजाब से आए संतों ने अखाड़ा मुख्यालय कूच करने का ऐलान किया था। बाद में पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर कुछ समय मांगते हुए उन्हें शांत करा दिया था। उधर हरिद्वार के सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि निर्मल अखाड़े में कुछ लोग पंजाब से आकर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएससी भी बुलाई गई है। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आप खड़े हैं, जहां पंजाब से कुछ 100 से लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के एकदम अखाड़े में घुस गए आज, और अस्थियां विसर्जन करने के बहाने अखाड़े में आने का उनका वो हो गया और आकर के आप कहते हैं हम तो जहां बैठेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई अखाड़े के पदाधिकारी नहीं है, कोई अखाड़े के सदस्य नहीं है। पंजाब से और लोगों को गलत अंसरों को साथ में लेकर के इनके 12 आदमी कितने खड़े हैं, ये केवल कब्जा करने की नीयत से ये अखाड़े में जो आए हुए हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर और महाराज जी के ऊपर, जिनका अभी तक पर्सनल अकाउंट तक नहीं है, जो इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं उनका अपना अभी तक पर्सनल अकाउंट नहीं है और एक भी विश्व कोई भी पूरे विश्व में उनके नाम पर कोई संपत्ति निकाल दे, उनकी कहीं फलानी जगह पर संपत्ति है। ये जो लोग घूम रहे हैं संपत्ति दे नष्ट कर रहे हैं, ये खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। पटना साहब का इन्होंने कब्जा कर रखा है और ये जो एकड़ ब्रांच में इन्होंने कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद साजिश के तहत और फर्जी कागजात बना करके पूरी ज़मीन अपने नाम करवा लीजिए। प्रेम सिंह जो खड़ा है, इनके ऊपर 3 जो है कनखल थाने से, पथरी थाने से जो है मुकदमे हो रखे हैं। ये कब्जा करने के लिए जहाँ आ रहे कहते हैं हम अधिकारी हैं, जहाँ हमारा अधिकार बनता है।
लेकिन आपको तो वो तो कह रहे हैं कि आपने संपत्तियों को प्रूव कर दिया। प्रूव करें कोई? कह रहा 2 लोगों का कब्जा है। सभी को पता, हरिद्वार वासियों को, पूरे निर्मल बेह को पता है किसका कब्जा है। निर्मल संप्रदाय की ये संपत्ति है, निर्मल संप्रदाय के साधुओं का अखाड़ा है और निर्मल संतों ने ही, और जो गवर्निंग पार्टी है वो पूरी विधिवत चल रही है, उसमें कोई विवाद नहीं है। ये बाहर से आकर के अपनी डिक्टेटरशिप से जो है झूठे जो है फर्जी प्रस्ताव के आधार पर जो है एक नया अध्यक्ष खड़ा कर लिया, एक नया सचिव खड़ा कर लिया, एक मुखिया महंत कर रखा, पूरी कार्यकारिणी ने फर्जी बना रखी है और उस दोष के तहत भी इनके ऊपर पर्चा हो रखा है, कनकल थाने से हो रखा है। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि निर्मल अखाड़े में कुछ लोग जो हैं पंजाब से आकर यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मौके पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स आई थी और जो लोग इसमें कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे या जिनके ऊपर शिकायत करी जा रही थी, पुलिस उन्हें कानून और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थाने ले गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, कितने लोग थे, क्या कितने परमिशन मिली है रहने की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसमें जो भी होगा, इसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी मौके पे थे। जैसे जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो अभिलेख दिखाए जाएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसके लिए क्या सोचता है? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसके लिए हमने पीएसी यहाँ पर बुला रखी थी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने तिकोनिया स्थित ऊर्जा निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी ली। इस दौरान वो कार्यालय में लगी बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने पर विफल पड़े और शीघ्र सही करवाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अधिशासी अभियंता से जानकारी ली। वहीं जांच में सामने आया कि विभाग की ओर से नए संयोजक को लेकर जो आवेदन किए गए थे, उन्हें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट करते हुए आपको बता दें कि संयोजन दिए जाने चाहिए, लेकिन इसमें विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई थी और जून से लेकर अगस्त तक 148 आवेदन लंबित नजर आए, जिन्हें तुरंत जांच कर आवंटन करने की बात कही गई है। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि विभाग की ओर से 13 बीघा सब स्टेशन पर सबसे ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई है और करीब 2 करोड़ बकाया है, जिस पर उन्होंने विभागीय विजिलेंस से जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से जारी हुए हैं कि एक तो सभी लोग टाइम से दफ्तर आएंगे और पहली बात तो मैंने देखा कि बायोमेट्रिक मशीन ये बता नहीं पाए कि कब से ख़राब है, लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है और जो रजिस्टर में मैनुअली भी अटेंडेंस कर रहे हैं उसमें भी बहुत से लोग एब्सेंट हैं। आपका क्या? वहीं किच्छा पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए एक आरोपी बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ हल्द्वानी में सर्राफा व्यापारी पर गोली चलाने और काशीपुर में रंगदारी मांगने की बात कबूल की है। ये जो दिनांक 3 नवंबर को पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात बदमाश है। इस पर पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पर पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी बाकी किस घटना में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस अरेस्टिंग से डेफिनेटली जो क्षेत्र में अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और लगातार भी अभियान जारी रहेगा। उसमें और भी अभियुक्त शेष हैं जिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौसम ने फिर करवट बदल दी है। आपको बता दें कि यहाँ धारचूला, दारमा और ब्यास घाटी में 6 इंच हिमपात हुआ है। चीन सीमा से सटी अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि मुनस्यारी की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बीती शाम बूंदाबांदी भी हुई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।